आप उम्र में सबसे वरिष्ठ हैं और बहुत पुराने इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करने वाले पत्रकार हैं। उप जिलाधिकारी महोदय का समय बहुत कीमती होता है। कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं, उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया से तो रोज आप लोगों की बात होती है, लेकिन एक प्रशासनिक तौर की बात, एक योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, जो सरकार की मंशा है, जो सरकार का उद्देश्य है, उसको कैसे मीडिया के माध्यम शहरों में या जो मुख्य धारा में जो पत्रकार होते हैं उनसे तो सरकार के लोगों का संपर्क हो जाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकार लोग कार्य करते हैं उनसे उस तरह का संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। तो उस संबंध को आप बेहतर बनाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम वार्तालाप। मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला वरावल में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। प्रथम सत्र में विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। दूसरे सत्र में जो तकनीकी सत्र था उसमें पत्रकारों को पत्रकारिता के बारीकियों के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी के अलावा FOB वाराणसी, DD न्यूज और आकाशवाणी की भी सहभागिता रही। क्या मीडिया में क्या बातें आई? मीडिया के संदर्भ में, संदर्भ में विकास कार्य में क्या? मीडिया के संदर्भ में ये असल में ये ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए ये कार्यशाला था। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकार जो समस्या झेलते हैं या उनकी पत्रकारिता में जो कमियां होती है उसे दूर करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और लोगों ने इस बात पर जोर दिया, जो अधिकारी लोग भी थे, जो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी थे, उनका भी कहना था कि फर्जी खबरों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक समाज और देश बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इससे बचने के लिए सबसे पहले कि जो भी खबर आप फॉरवर्ड करें उसकी सत्यता पहले जांच करें, इसके ऊपर जोर दिया गया। साथ ही साथ बड़े पत्रकार जो द्वितीय सत्र में जो अपनी संबोधन भी है उन्होंने भाषाई शुद्धता पर और शब्दों के चयन पर जोर दिया। उनके लिए सुविधाएं मीडिया के लिए कुछ मिलने की उम्मीद उसने जताई? केंद्र सरकार की ओर से पत्रकारों की कई सुविधाएं दी जा रही है। मसलन एक जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है जो PIB की ओर से काफ़ी लंबे समय से दी जा रही है। कोरोना काल में जो भी पत्रकार इससे प्रभावित हुए थे उनके परिवार वालों को मदद भी उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम में ये इस स्कीम के बारे में भी लोगों को बताया गया। साथ में पोर्टल में काम करने वाले जो साथी पत्रकार हैं उन्हें भी बताया गया कि किस तरह से वो मेन स्ट्रीम में पत्रकारिता करें। तो इसको हर स्तर पर देखते भी होंगे। जिन परिस्थितियों में बंद हमारे ग्रामीण पत्रकार करते हैं वो उसी तरह है जिस तरह किसी नींव की ईंट रखी जाती है। नींव की ऊपर की बिल्डिंग हाई प्रोफाइल हमारे पत्रकार बंधु हैं, शहरों के हैं, वो करते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में समाचार का कलेक्शन होता है, मौके पर जाना, तुरंत ब्यूरो चीफ का फोन आए, भाई आप जाइए देखिए किन परिस्थितियों में जा रहे हैं, और उनके साथ जो भी अगर हम आप अपने स्तर से अगर उठा सकते हैं तो जरूर अनुरोध करूंगा कि जो आर्थिक सहायता आपने लिखा है अपने प्रेजेंटेशन में उसमें जरूर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार पूरा उसी पर निर्भर होता है। और मित्रों, मैं इस मंच से आपसे एक और आग्रह करूंगा। समाचार बहुत होते हैं, घटनाएं बहुत होती हैं, उन समाचारों को हम आप कितने पॉजिटिवली देते हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत हितकर होता है, हम सब के लिए हितकर होता है। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हमारा आपका जो नैतिक दायित्व
महत्वपूर्ण है और अपने आप में आप सभी लोग परिपूर्ण हैं। सरकार की सही योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी का है और ये हम सभी लोग मिलकर करना चाहिए। पुनः मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि हमारे घोरावल क्षेत्र में कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी अगर फर्जी कंटेंट चल रहा है, इसको आप अपने स्तर से जरूर खंडन करें। वो जहां जन्म लेगा वहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर केवल चटपटी खबरों के तार पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो हम सभी के लिए अहितकर होता है। इसी क्रम में हम सभी जो भी हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये आयोजन हमारे घोरावल क्षेत्र के लिए ही बहुत ही लाभप्रद होगा। धन्यवाद। ये जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम भारत सरकार में चलाई जा रही है नागरिक, भारत सरकार की सभी स्कीमों में हम या तो मजदूर पैदा करते हैं या लाभार्थी पैदा करते हैं। उसकी भूमिका सदैव याचक की होती है, लेकिन नया में एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम उद्यमी पैदा करने की सोच रहे हैं और ये स्कीम पहली बार सफल होती दिख रही है। आप जानते हैं SGSY इसी स्कीम का नाम था और उत्तर भारत में पूरी तरह से फॉलो कर रही है, जबकि यही स्कीम दक्षिण भारत में बहुत सफल है। दक्षिण भारत के समूहों ने अपने गांवों से, अपने कस्बों से बैंकों की छुट्टी कर दी, वहां बैंकिंग के समूह बने और आप विश्वास करिए SBI और UBI तक की शाखाएं बंद हो गई उनके गांव में, क्योंकि वो सस्ते दरों पर ब्याज देते थे और उनकी रीच जनता तक बहुत थी। जो ग्रुप की महिलाएं थी वही बैंक चलाती थी और जो बड़े बड़े बैंक हैं इनकी रीच खत्म हो गई अपने गांव क्षेत्रों से। हम पहली बार उत्तर भारत में इस स्कीम को सफल होते हुए देखने का सपना भी देखा। कारण उसका यह है, देखिए हमारा उत्तर भारत की संरचना है ना, बहुत सामंती संरचना है, वो भी पूर्वी यूपी और बिहार को मिला लीजिए तो हमारी ये दिमाग में अभी भी सामंतवाद है और सामंती सोच का सबसे बड़ा वाहक कौन होता है आप जानते ही हैं, महिलाएं यहाँ है नहीं, पुरुष। सामंतवाद को प्रसारित करने वाला कोई नहीं था, पुरुष खुद सामंती सोच का होता है और महिला उसकी पीड़ित है। तो भारत सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर इसका विचार हुआ क्या किया है, तो पुरुषों को पूरी स्कीम से बाहर कर दिया। आप जानते हैं नागालैंड में पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ महिलाओं के ग्रुप बनेंगे, महिलाओं की उद्यमिता होगी और उसको चलाने के लिए भी जितना भी इवन उनका जो स्ट्रक्चर है वो केवल महिलाएं। इस सोच के तहत हम लोग नागालैंड को चला रहे हैं और आप देखेंगे कुछ समय कि ये बहुत बड़ा हाथ है। हमारे लिए एक इस बात की है, इस बात का हुआ कि मैं थोड़ा विलंब आया, उसके लिए उम्मीद है आप यहाँ पर बड़ा विशाल क्योंकि ये विद्वान सभा है, पत्रकार लोग है, अधिवक्ता लोग है और वक्ता लोग है। ये इतनी बड़ी हस्ती है, इनके सामने कोई भी वक्ता गौर हो जाता है, वो लाजमी है स्वाभाविक। तो इतनी वार्तालाप हुआ, उसने जो विकास की बात कहा, बहुत सी बातें उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और हमारे श्रोता और हम लोग जो है उनके नहीं बढ़ाना है, उन्होंने बड़े विस्तार से, बड़े संक्षेप में और बहुत ही सार्वजनिक भाषा से उन्होंने बड़ा ही समुचितता से समझा दिया और विकास की जो नीतियां आम जनता तक नहीं पहुंची थी, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे और आपके माध्यम से पहुंच जाएगी और हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है आपके इस कार्यक्रम का कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजनाएं, क्या इम्प्लीमेंटेशन और कैसे कैसे हो रहा है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करें। तो सर्वप्रथम यह है कि संकट कालीन है, दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है।
इस कोरोना महाकाल में भी वैक्सीनेशन भारत सरकार की योजना चली कि सराहनीय है और भरपूर स्वास्थ्य विभाग ने इसका क्रियान्वयन किया और निःशुल्क चला। ये बहुत अच्छी योजना है। ये सरकार का अच्छा पहलू रहा। विभिन्न योजनाओं के साथ साथ ये मानवीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहा। तो बाकी विकास कार्य की बातें जो है हमारे वीडियो साहब ने निश्चित रूप से बता दिया। रह गई हमारे विभाग की बातें, वीडियो साहब को ध्यान देना होगा। हमारे विभाग में केंद्रीय सरकार की योजनाएं भी आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत, उसका प्रबंधन के तहत हम वो कार्यक्रम करते हैं। जैसे मामूली फरदाया को वाटर होल, क्योंकि ये आपका ये गोरावल है, सोनभद्र गोरावल है, इधर का जो है तराई की अपेक्षा इधर प्रथम लेयर का पानी लगभग खत्म हो गया। वाराणसी में एक महत्वपूर्ण ब्लॉक के रूप में से डेवलप किया जा रहा है। वहाँ भी हम लोग एक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया था। सकलडिया में भी इसके प्रोजेक्ट किया गया था। सकलडिया में आमतौर पर हम लोग जो भारत सरकार, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो एक ऑफिस है वो भी वो छोटे जगहों पर पहुँच कर जो लोगों तक सूचनाएं और जागरूकता अभियान चलाती है। उसी का प्रदर्शन करने की एक जादू की टीम भी आई थी। उससे बताया कि किस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं, उसका प्रदर्शन किया गया था। और एक जो तैयारी है महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जैसा कि मैंने बोल दिया है, यहाँ पर एक फेक न्यूज आजकल जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से फेक न्यूज जो जितनी तेजी से समाज के लिए घातक साबित हो रही है, उससे निपटने के लिए तैयारी ने भी अपनी तरफ से उपाय किए हैं। तो फेक न्यूज को अगर किन्हीं को लगता है तो नंबर उसमें भी उपलब्ध है, वहाँ से आप मतलब अगर लगे कि खबर जो है कि आपको ऐसा कई बार खबर देखते ही आपके पास सामने आ गया कि खबर जो फेक है, लेकिन आप उसके लिए ना वो पूरी तरीके से वो सुनिश्चित नहीं होते। तो आप पीआईबी का फैक्ट चेक जो नंबर है उसके आप जो सूचनाएं भेजकर तुरंत आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। सही माने में खबर सही है गलत है, उसके लिए हम लोग की टीम है वो बजाते जिस कंसर्न डिपार्टमेंट का होता है उससे हम लोग संपर्क करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही माने में ये न्यूज सही है या गलत है। इसके अलावा फेक न्यूज पहचानने के दो तरीके होते हैं। किसी भी फोटो वगैरह को आपने जो खुद पहचान सकते हैं। फोटो वगैरह अगर आपने जो रिवर्स गूगल इमेज होता है उसमें डालकर सीधे वो पता चल जाता है कि ये कई बार देखते होंगे कि कई 2-3 साल पुरानी खबरें भी है ना जो व्हाट्सएप पर दौड़ती रहती है, घूमती रहती है, वो 2-3 साल के बाद फिर आपके पास पहुँच जाती है। तो इससे निपटने के लिए बजाते हुए जानकारी भी उपलब्ध है कि किस तरीके से आप फर्जी न्यूज को पहचान सकते हैं, कैसे इससे ना जो निपटारा पा सकते हैं। एक ये बस यही है और धन्यवाद किसान जी। धन्यवाद सर। मैं बाल विकास योजना अधिकारी आईसीडीएस विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं उस संक्षिप्त में पहले मैं लाभार्थी बारे में बताना चाहता हूँ। मैं लाभार्थी कौन कौन से हैं। आईसीडीएस विभाग में लाभार्थी हमारे किशोरी बालिकाएं होती हैं जो 11 से 14 वर्ष की होती है, छोड़ चुकी हैं, स्कूल में जाती है। दूसरा है गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं होती हैं जो 0 से 6 माह तक के बच्चे होते हैं वो दूध पिलाती हैं, सिर्फ वो धात्री माताएं होती हैं। 6 माह से उसके बाद 7 माह से 3 वर्ष तक बच्चे होते हैं और 3 से 6 वर्ष तक बच्चे हमारे आबादी होते हैं। हमारे विभाग से 6 सेवाएं दी जाती हैं। बाबा भोलेनाथ शिव द्वार के छाव में नगर पंचायत गोरावल के इस वृंदावन का गार्डन में
आज ग्रामीण मीडिया कार्यशाला के आयोजन में हमारे मंचा सिंह और हमारे नगर के आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेंद्र कुमार मानव जी, परमेश्वर दास वास्तव जी, श्री अमरेश चंद जी, हमारे छोटे भाई दैनिक जागरण का काम जो देखते हैं गुप्ता जी, राजकुमार गुप्ता जी, और हमारे अधिवक्ता भाई अधिवक्ता तहसील के जो पत्रकारिता के भी काम करते हैं, ऐसे यहाँ उपस्थित मैं सभी से लगभग परिचित को हूँ या थोड़ा बहुत नहीं हूँ, लेकिन नाम नहीं जानता। मैं आप सभी का, मैं राजेश कुमार नगर पंचायत अध्यक्ष बुरावल, आप सभी का हार्दिक बंधन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पत्रकार बंधुओं, हमारा जो अपना पर्सनल जो हमारा नाता है, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोग यहाँ पूछते थे कि आप किस पार्टी से हैं, तो लोग बताते थे कि हाँ ये पत्रकार संघ से हैं। चूंकि चुनाव के पहले से ही हमारा जो यहाँ 10-12 लोगों का जो हमारे बड़े भाई और कुछ छोटे भाई के रूप में पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार हैं, उनसे लगातार पहले से ही संबंध रहा है। चुनाव में हर सप्ताह, हर 10 दिन में आप लोगों से दिशा निर्देश में ही चुनाव लड़ा गया। और आज लगभग 4 सालों में हमें लगता है कि कम से कम 10 बार आप लोगों के साथ बैठे और आप लोगों के दिशा निर्देश में ही नगर पंचायत को चलाने का कार्य किया गया। अभी पिछले सप्ताह ही हम लोग एक साथ बैठे थे 5-6 दिन पहले, जहां आप लोगों का दिशा निर्देश मिला कि नगर पंचायत का 150 वर्ष, हमारा नगर पंचायत आप चूंकि तहसील क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से यहाँ प्रबुद्ध वर्ग के रूप में आप सभी बैठे हैं पत्रकार बंधु, मैं आप सबको अपने नगर पंचायत के बारे में भी 1 मिनट में बता दूं कि हमारा नगर पंचायत 29 जुलाई सन 1872 का नगर पंचायत है, जो कि इस वर्ष 150वां वर्ष मनाने जा रहा है। इस 50वां वर्ष, 150वां वर्ष में हम माननीय अपने पत्रकार बंधुओं को बुलाए और हम कहे भैया इसके बारे में आप लोग सजेशन दें कि एक पुस्तिका घोरावल का 150 वर्ष, घोरावल एवं घोरावल परिक्षेत्र में जो भी पर्यटन के हिसाब से, पर्यटन या अन्य जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसमें हम आप सभी का भी सहयोग चाहेंगे कि घोरावल दर्पण 150 वर्ष में आप सभी भी नगर पंचायत का सहयोग करें और घोरावल का जो घोरावल क्षेत्र का इतिहास है उसको हम 150वां वर्ष के रूप में एक स्मारिका के रूप में हम सभी प्रकाशित करें। आज कार्यक्रम में आप ग्रामीण मीडिया कार्यशाला आपके ही क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार भाई परमेश्वर दयाल जी से निवेदन करूंगा, विकास एवं ग्रामीण पत्रकारिता, यह ग्रामीण पत्रकारों का होने के लिए कार्यशाला है। मैं चाहूँगा कि अपने अनुभव साझा करें और हम पत्रकार राजनीतिक लोग नहीं होते, इसलिए हम सिर्फ अपनी पत्रकारिता करना। मैं भी चाहूँगा कि जो नए लड़के जुड़े हैं इन क्षेत्रों में काम करने के लिए, वो कैसे संकलन करें, कैसे प्रेषण करें और कैसे उनकी समझ बढ़े, इसके लिए आयोजित इस सेमिनार में पहले तो इस संस्थान का, केरी संस्थान का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े समय के बाद यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और डॉक्टर लालजी सिंह की हितग्राही सम्माननीय मोहन कक्कड़ जी, इन लोगों ने काफी सहयोग किया। इसके पहले सिंह आए थे और आश्रम का कार्यक्रम हुए
वर्तमान सरकार की बड़ी अच्छी उपलब्धियां रही हैं, जो काफी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपादेयता की नीति से बहुत लाभान्वित करती रही हैं, ये अलग है, उसकी तो सराहना की जाएगी। लेकिन सरकार तक हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं, इसके लिए काफी जो श्रम करना पड़ता है ग्रामीण पत्रकारिता का। ग्रामीण पत्रकार किस चट्टी चौराहे से, किस नाले तालाब से बात करते हुए किस जगहों पर जाता है और वहां से सूचनाएं पहुंचाता है। तो और विकास की योजनाएं जो अभी यहाँ पे बैठे एपीएम साहब, वीडियो साहब काफी हद तक बोले इस संदर्भ में और पत्रकारों की उपादेयता के बारे में बताया उन्होंने कि आने वाले समय में राजनीति में क्या स्थितियां आएंगी, मीडिया का क्या रोल है, पब्लिक मीडिया का क्या रोल था, आदि आदि लोगों ने तो कही। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में जा करके जन जन तक की आवाज को बुलंद करना, लेखनी के माध्यम से उसे प्रस्फुटित करना, शिखर तक पहुंचाना और उन लोगों की योजनाओं को आम आवाम तक पहुंचाना, ये तो हमारा उद्देश्य है। लेकिन इसमें जो समस्याएं आती हैं ग्रामीण परिवेश में, कहने को अभी रंजन साहब वगैरह ने कहा है, काफी अच्छी बात कही उन्होंने मीडिया के बारे में, माननीय रंजन साहब ने, और लोगों ने तो भी कहा कि ठीक है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, लेकिन संवैधानिक रूप से 3 ही संस्थान हैं। कहने को हम चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, एक पिलर 9x9 का हो जाए और एक पिलर 4x4 का हो जाए तो चौथा स्तंभ कितना टिक पाएगा। तो उनके लिए भी जो होना चाहिए, इन्हें भी एक मान्यता मिले संवैधानिक दायरे में कि चौथा स्तंभ ही कार्यक्रम में साकार हो। ग्रामीण परिवेश के लिए हालात वही है, वो कैसे जाते हैं कई जगहों पे, 3 दिन भर भूखे प्यासे रह करके संपर्क करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई भी छोटी बड़ी घटना दुर्घटना हो, किसी बड़े कार्यक्रम की बात हो, हमेशा उनकी सहभागिता रहती है। अब अगर अभी वीडियो साहब ने देवलोक से बात की थी अपनी, तो देवलोक से अगर बात की जाए कि प्राचीन काल से, पुरातात्विक काल से, तो हमारे आदर्श रहे नारद ही पत्रकार हुआ करते थे, जिनको देवों और दैत्यों के यहाँ तक पहुंचने का समान अधिकार था, उनके अंतःपुर में प्रवेश करने का समान अधिकार था, कहीं उनकी पाबंदी नहीं होती थी। और इसके अलावा मीडिया एक भविष्यवक्ता तो नहीं है मीडिया में, लेकिन आने वाले समय में क्या स्थितियां होंगी उसका भी आकलन करके हम आलेख से, अग्रलेख से उसको भी प्रकाशित करते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या समाचार एजेंसी के माध्यम से। अभी एक बात कही है आपकी फेक न्यूज, सोशल मीडिया को भी काफी बल मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि फेक न्यूज की जो स्थितियां चल रही हैं वो वास्तव में नियंत्रण में होनी चाहिए या बिल्कुल ही फेक न्यूज नहीं आना चाहिए, इसे ध्यान रखना है। लेकिन सोशल मीडिया इतनी प्रभावी होती जा रही है, अखबार की स्थिति की गिरावट हो रही है, चाहे आय के माध्यम से, चाहे विज्ञापन के माध्यम से, चाहे जिन उद्देश्यों से, जैसा कि पूर्वता ने कहा। तो फेक न्यूज के अलावा उसको ध्यान में रखते हुए हम सोशल मीडिया को भी बलवती करें, उसको साकार रूप में दे आए। सोशल मीडिया पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। समय कम है और भी वक्ता है, वो समय कम मिला है, हमको सबको समय मिला, समय तो बहुत कम ही है लोगों के पास, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के साथ पत्रकारिता भी एक उस 4 चौथे स्तंभ के रूप में साकार हो और पत्रकारों को कुछ सुविधाएं भी मिलें, इलाज की बंदोबस्त हो। ग्रामीण पत्रकारों को खासतौर से जिनको तवज्जो नहीं मिल पाती है, वो कृपया और ऊपर से ब्यूरो से लेकर के, संपादक से लेकर के तमाम बातें आती रहती हैं, क्या देते हैं, क्या सकता है, भी पूर्वता ने कहा, तो इस तरह की बातें हैं। तो उनको भी अधिकार कुछ मिले और विकास होना आवश्यक है। विकास और मतलब पत्रकारिता में विकास महत्वपूर्ण है। सरकार और आम जनता के बीच हम अन्योन्याश्रित संबंध है हमारा पत्रकार का और सरकार का, इन्हीं के बीच की हम कड़ी है, तो हम अपना दायित्व ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम। BL यादव जी, संजय जी एवं अपने तहसील नागर जी, तहसील के विभिन्न अंचलों से आए थे
व्यास हैं। हम एक थैंकलेस जॉब में कार्यरत हैं। हम तमाम तरह की ये बातें सुनने में आती हैं कि पत्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो PIB द्वारा आयोजन किया गया है और ये हमारा जो वाराणसी में PIB का जो केंद्र है, उन्होंने ऐसे विषय को चुना है। शायद मैं पिछले 6 वर्षों से इस डिपार्टमेंट में अभिजय हूँ, लेकिन मैंने ऐसे विषय पर कोई भी गोष्ठी या कोई भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं किया। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी जनों का और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे सभी मीडिया कर्मियों का को नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक आज के समय में पत्रकारिता की बात है या ग्रामीण अंचल में जो भी पत्रकारिता हो रही है, उन विषयों को किस तरीके से समझा जाए, क्या किया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता तो है ही। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी का जो कदम है वो इतनी तेजी से बढ़े हैं कि हर इंसान पत्रकार बन गया है। हर इंसान के पास सोशल मीडिया पर लगभग सारे अकाउंट्स हैं। वो किसी न किसी तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे तक करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समझदारी जो दिखाने की बात है वो वहाँ है, वो जो पोस्टर है। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ का इस समय धंधा चल रहा है। इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ है, फैक्ट चेक करते नहीं हैं लोग। जैसा न्यूज़ आया उसको उसी तरीके से फॉरवर्ड कर दिया। तो कभी ना कभी जो पत्रकारों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मुख्य भूमिका उनकी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विस्मृत हो जाती है और हम लोग जो कार्य कर रहे होते हैं, जो उससे लाभ मिलने की हमें आशा होती है, वो हम उसको हानिकर कर देते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ओबरा की तरफ से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से ग्रामीण अंचल के राजेंद्र कुमार मानव जी, वीरेंद्र नाथ मिश्र जी, वीरेंद्र नाथ मिश्र जी और श्री अमरेश चंद्र जी। वीरेंद्र नाथ मिश्र जी का नाम आया था आगे, कोई बात नहीं। अमरेश चंद्र, अभिषेक कुमार जी, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, श्री अनुराग पांडे जी, श्री राम अनुधर द्विवेदी जी, राजेंद्र कुमार पाठक जी, राजकुमार गुप्ता जी, अरे भाई वो आपको देखिए हमारे बिहारी जी प्रधान जी कह रहे हैं कि ताली है बज रही है, और बजाओ आपस में ताली बजा रहे हैं। राजकुमार गुप्ता जी, अरुण कुमार पांडे जी, अरुण कुमार पांडे जी, अशोक कुमार पांडे जी, जय सिंह जी, जय सिंह, इसके बाद ब्रजेश कुमार जी, मैं राजीव जी ऐसे निवेदन करूंगा कि आपको यहाँ आना चाहिए। मैं हाथ को ऐसे निवेदन कर रहा हूँ, आप विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे पत्रकार साथियों को आपके कार्यक्रमों से भी कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप जैसे
बाद शरीफ खान जी, अशोक सिंह जी, रामपति पटेल जी, विनोद मिश्रा जी, वकील अहमद जी, मकसूद अहमद जी, अपने